नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस लिटरेरी मास्टरपीस के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन की तरह है। हम बात कर रहे हैं अमर जीवन की जिसे लिखा है रसुंदरी देवी ने। ये सिर्फ बंगाली लिटरेचर की कहानी नहीं बल्कि पूरे इंडियन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट में से एक मानी जाती है क्योंकि ये फर्स्ट पब्लिश्ड ऑटोबायोग्राफी है बाय एन इंडियन वुमेन। सोचिए उस जमाने में जब औरतों को पढ़ना लिखना पाप माना जाता था, एक महिला ने ना सिर्फ खुद को पढ़ना सिखाया, बल्कि अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी भी लिख डाली। आज के इस वीडियो में हम इस बुक के कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड पर डीप रिसर्च करेंगे। हम समझेंगे कि वो कौन सा दौर था और क्यों ज्योतिरादित्यनाथ टैगोर और दिनेश चंद्र जैसे लेजेंड्स ने इस किताब को इतनी इम्पोर्टेंस दी है। तो चलिए, बिना किसी देर के कंटेक्स्ट के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को समझना होगा। वसुंधरा देवी का जन्म 1809 यानी 1809 या फिर 1810 के आसपास हुआ था। ये वो टाइम था जब इंडिया में और खासकर बंगाल में वुमेन की कंडीशन आज से बिल्कुल अलग थी। उस वक्त सोसाइटी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपरस्टिशन था कि अगर कोई लड़की पढ़ना लिखना सीख लेगी तो वो जल्दी विडो हो जाएगी। कैन यू इमेजिन, एजुकेशन को मिस फॉर्च्यून से जोड़ दिया गया था। इस बुक के इंट्रोडक्शन में ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है कि वसुंधरा देवी एक बहुत ही टिमिड यानी डरपोक बच्ची थी। उन्हें हमेशा डर लगता था, पर उनकी मदर ने उन्हें एक मंत्र दिया कि जब भी डर लगे, दया माधव, जो कि एक गॉड का नाम है, उसको याद करना। ये फेथ ही उनका सबसे बड़ा सहारा बना। वसुंधरा देवी की शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में हो गई थी। वो अपने घर, अपने फेमिलियर एनवायरनमेंट से दूर रामदिया गांव में अपने ससुराल आ गई थी। उस वक्त पर्दा सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट था कि वुमेन्स घर के अंदर भी जोर से बात नहीं कर सकती थी। उन्हें अपना चेहरा ढककर रखना पड़ता था, यहाँ तक कि घर के सर्वेंट्स के सामने भी। इस कंटेक्स्ट में अमर जीवन लिखना सिर्फ एक शौक नहीं था, ये एक्ट ऑफ रेबेलियन था। बिना किसी टीचर के, बिना किसी सपोर्ट के, छुप छुप कर किचन के स्मोकी एटमॉस्फेयर में लेटर्स पहचानना सीखना, ये उस टाइम के पेट्रियार्कल नॉर्म्स के खिलाफ एक साइलेंट जंग भी हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं उन दो बड़े नामों की जिन्होंने इस बुक को रिकॉग्नाइज किया। इस बुक के ओरिजिनल एडिशंस में ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर और दिनेश चंद्र सेन के इंट्रोडक्शन शामिल है। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और एक बहुत बड़े प्लेराइट और म्यूजिशियन थे, उन्होंने वसुंधरा देवी की राइटिंग स्टाइल को लेकर कहा कि उनकी राइटिंग में एक नेचुरल सिंप्लिसिटी और चार्म है। उन्होंने नोट किया कि वसुंधरा देवी ने बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल थ्रस्ट यानी भक्ति की प्यास को बुझाने के लिए चैतन्य भागवत को पढ़ना सीखा। टैगोर कहते हैं कि ये बुक हर हाउस होल्डर को पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें एक ऐसी डिविनिटी है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। दूसरी तरफ दिनेश चंद्र सेन, जो कि एक स्कॉलरली जाइंट थे बंगाली लिटरेचर के, उन्होंने इस बुक को एक फैक्चुअल डॉक्यूमेंट कहा है। उनका मानना था कि पुराने जमाने के सॉन्ग्स और पोएम्स में हमें औरतों का बस एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन देखने को मिलता है, लेकिन अमर जीवन में हमें ऑथेंटिक रियलिटी मिलती है। सेन पॉइंट आउट करते हैं कि अगर वसुंधरा देवी ने ये बुक नहीं लिखी होती तो बंगाली लिटरेचर का एक पूरा चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाता, क्योंकि मेन राइटर्स कभी भी उस इनर वर्ल्ड, उस अंदर महल के डर, उम्मीद और स्ट्रगल्स को उस गहराई से नहीं लिख पाते जैसे कि वसुंधरा ने लिखा। वो कहते हैं कि ये सिर्फ वसुंधरा की कहानी नहीं, ये उस वक्त के हर हिंदू वुमेन की कहानी है जो पर्दे के पीछे सुपरस्टिशंस के बीच अपनी जिंदगी से गुजरती थी। उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे वो एक नर्वस ब्राइड से कॉन्फिडेंस मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस बनी और कैसे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ढूंढी। टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बुक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट 1876 में पब्लिश हुआ था जिसमें 16 कंपोजिशंस थी, यानी 16 रचनाएं थी, और कंप्लीशन ऑफ द बुक विद 15 मोर कंपोजिशंस 1906 में आई, उनकी डेथ के बाद। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही रॉ और ऑनेस्ट है। वो टेक्निकली हैवी वर्ड्स यूज नहीं करती, पर उनके इमोशंस सीधे दिल को छू जाते हैं। चाहे वो अपने बच्चों को खोने का दुख हो या फिर गॉड से उनकी डायरेक्ट कंप्लेंट्स और कन्वर्सेशन हो, सब कुछ एकदम अनफिल्टर्ड लगता है। तो दोस्तों, ये था अमर जीवन का कंटेक्स्ट। अब हम देखते हैं इस बुक के डिटेल्ड नरेटिव को। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये बुक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन एक लीनियर नरेटिव है, यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की कहानी लाइन वाइज चलती है। और पार्ट टू थोड़ा अलग है, उसमें रिफ्लेक्शंस और मिराकल्स दिखाई देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट वन से, जो वसुंधरा देवी की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था।
कहानी शुरू होती है पोत्सिया गांव में। रसुंदरी देवी अपने बचपन को याद करते हुए कहती हैं कि वो बहुत डरपोक बच्ची थी। उन्हें हमेशा लगता था कि कोई चाइल्ड लिफ्टर यानी कि बच्चा चुराने वाला उन्हें उठा के ले जाएगा। इस डर को बंगाली में धराधोरी कहते हैं। लेकिन इस डर के बीच उनकी मदर उन्हें एक वेपन देती है। वो कहती है कि जब भी डर लगे अपने दया माधव को याद करना, यानी भगवान को याद करना। दया माधव उनके लिए गॉड का नाम था। ये एडवाइस उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एंकर बन जाती है आगे चल के। एक इंटरेस्टिंग सीन है जहाँ वो बताती हैं कि उनके घर के आउटर हाउस में एक मिशनरी वुमेन स्कूल चलाती थी। रसुंदरी वहां चुपचाप बैठकर लड़कों को पढ़ते हुए सुनती थी। उन्होंने अल्फाबेट्स के साउंड वहीं से कैप्चर किए थे, जो बाद में उनके काफी काम आए। फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जो उनकी लाइफ बदल देता है। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी सीतानाथ सरकार से कर दी जाती है, जो रमदिया गांव में थे। आज हम अगर चाइल्ड ब्राइड को सुनते हैं तो हमें शायद रोमांस नॉवेल्स की इमेज आती होगी, लेकिन रसुंदरी ने इसे एक ट्रेजेडी की तरह लिखा। वो लिखती हैं कि जब उन्हें विदा किया जा रहा था तो उन्हें लगा जैसे किसी सेक्रीफाइजल गोट यानी बलि के बकरे को काटने के लिए ले जा रहे हो। वो अपनी माँ से पूछती है कि गॉड मेरे साथ जाएंगे। उनकी माँ कहती है हाँ, गॉड हर जगह पर होते हैं। ससुराल पहुंचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो अब आजाद नहीं है। वो अपने आप को एक केज्ड बर्ड यानी पिंजरे में कैद पंछी बुलाती हैं। ये मेटाफर इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल इमेज भी है। अब शुरू होती है उनकी डोमेस्टिक लाइफ। 14 साल की उम्र तक आते-आते उनकी मदर इन लॉ बीमार पड़ जाती है और वो ब्लाइंड हो जाती है। इसका मतलब था कि पूरे घर की जिम्मेदारी 14 साल की उस बच्ची के ऊपर आ गई। वो लिखती हैं कि वो दिन में 25 से 30 लोगों का खाना बनाती थी, वो भी 2 बार। सुबह सूरज निकलने से पहले उनका काम शुरू होता था और रात को 12 बजे तक चलता था। यहाँ पर एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट भी आता है जो वो शेयर करती हैं। एक दिन पूरा दिन काम करने के बाद जब वो फाइनली खाना खाने बैठी तो अचानक से कुछ मेहमान आ गए। बंगाली कल्चर्स में गेस्ट इज गॉड, और वैसा तो ये हिंदू कल्चर में हर जगह होता है। रसुंदरी ने अपना खाना उस मेहमान को दे दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो इतनी ज्यादा शाय थी, इतनी ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, उन्हें इतनी ज्यादा लज्जा आती थी अगर बंगाली में कहे, कि वो किसी और से खाना मांग नहीं सकती थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो भूखी हैं। रिजल्ट, वो 2 दिन तक भूखी रही। ये इंसिडेंट दिखाता है कि उस वक्त औरतों की कंडीशन कैसी थी, कि वो अपनी बेसिक नीड्स यानी कि हंगर, नींद, भूख के बारे में भी आवाज नहीं उठा सकती थी। लेकिन दोस्तों, इस केज बर्ड वाली जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आती है। रसुंदरी देवी के मन में पढ़ने की एक ऐसी डिजायर जगती है जो उस वक्त पाप माना जाता है। उन्हें एक सपना आता है, एक ड्रीम आता है। सपने में उन्होंने देखा कि वो चैतन्य भागवत पढ़ रही हैं। ये एक रिलीजियस बुक है। उन्होंने इस सपने को गॉड का सिग्नल माना। अब सुनिए उनके पढ़ने का मास्टर प्लान। उनके हस्बैंड ने एक दिन चैतन्य भागवत किचन में छोड़ दी। रसुंदरी ने मौका देखकर उसमें से एक पेज फाड़ा और उसे किचन की छत में छुपा दिया। फिर उन्होंने अपने बेटे के एक पाम लीफ को चुराया जिस पर वो अल्फाबेट प्रैक्टिस करता था। अब वो क्या करती हैं इन सब से, जब खाना बनाते वक्त सब लोग चले जाते हैं, वो उस छुपे हुए पेज को निकालती हैं, उस पाम लीफ से लेटर मैच करती हैं कि के कैसा दिखता है, ए कैसा दिखता है। वो लिखती हैं कि वो चोर की तरह डर-डर कर पढ़ती थी। उन्हें लगता था कि अगर किसी ने देख लिया तो उनकी फैमिली की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इस तरह बिना किसी टीचर के उन्होंने खुद को पढ़ना सिखाया। ये सीन सेल्फ एजुकेशन की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक माना जाता है। पार्ट 1 उनके हस्बैंड की डेथ जो कि 1869 में हुई थी और उनके विडो होने पर खत्म होता है। पार्ट 2 जो उनकी डेथ के बाद 1906 में पब्लिश हुआ था वो थोड़ा अलग है। इसमें वो फ्लैशबैक और मिरेकल्स की बात करती हैं। यहाँ 2 इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले द नोज़ रिंग इंसिडेंट। वो बताती हैं कि कैसे नई-नई शादी के बाद उनकी एक कीमती नोज़ रिंग तालाब में खो गई थी। वो बहुत डर गई थी, लेकिन सालों बाद जब वो तालाब सूख गया और वहाँ खुदाई हुई, तो वो नोज़ रिंग मिट्टी में वैसी की वैसी ही मिली। उन्होंने इसे गॉड का मिरेकल माना और वो रिंग पहनी नहीं बल्कि अपने भगवान को चढ़ा दी। द विजन ऑफ द एक्सीडेंट। एक बार वसुंधरी घर पर थी और उन्हें अचानक से एक विजन आता है कि उनका बेटा बिपिन घोड़े से गिर गया है। बाद में पता चलता है कि उसी एग्जैक्ट वक्त पर सच में वो इंसिडेंट हुआ था। मतलब टेलीपैथी और स्पिरिचुअलिटी वाली फीलिंग यहाँ पर नॉवल में देने की कोशिश की जा रही थी। पार्ट 2 में हम एक ऐसी औरत को देखते हैं जो अब डरपोक नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल फिगर बन चुकी है। एंड में वो अपनी बॉडी को एक टूटा-फूटा घर कहती है जो अब जाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये थी अमर जीवन की डिटेल्ड समरी, एक डरपोक बच्ची से लेकर एक सेल्फ टॉट राइटर बनने तक। बट मेक नो मिस्टेक्स, अमर जीवन सिर्फ एक स्ट्रगल स्टोरी नहीं है। जब हम इसके थीम्स और सिंबल्स को एनालाइज करते हैं तो हमें समझ आता है कि ये टेक्स्ट इतना रिवॉल्यूशनरी क्यों है।
ये उस वक्त के पूरे सोशल स्ट्रक्चर पर एक साइलेंट अटैक था। तो चलिए इसके डीपर मीनिंग्स को अब डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बुक के सेंट्रल मेटाफर की, द केज बर्ड्स, यानी पिंजरे में रखे हुए उस पक्षी की। पूरे टेक्स्ट में रसुंदरी बार बार कहती है, मैं पिंजरे में कैद पंछी की तरह हूँ। यूजुअली पोएट्री में बर्ड को सोल माना जाता है, जो बॉडी में फंसी हुई होती है, लेकिन रसुंदरी के लिए ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं थी, ये उनकी फिजिकल रियलिटी थी। वो जिस इनर क्वार्टर्स में रहती थी, वो उनके लिए गोल्डन केज की तरह था। उन्हें खाना मिलता था, कपड़े मिलते थे, इज्जत मिलती थी, पर लेकिन आजादी और एजेंसी नहीं मिलती थी। क्रिटिक्स जैसे कि तनिका सरकार कहते हैं कि ये मेटाफर यूज करके रसुंदरी ने पेट्रियार्की को क्रिटिक किया, बिना किसी डायरेक्ट लड़ाई के। उन्होंने दिखाया कि एक डोमेस्टिक वुमेन की लाइफ असल में एक प्रिजनर की लाइफ जैसी होती है, जहां उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट मेजर थीम है द थियोलॉजी ऑफ लिटरेसी का। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। याद है मैंने आपको बताया था कि उस टाइम औरतों का पढ़ना पाप माना जाता था। सोसाइटी औरतों को कहती थी कि अगर तुम पढ़ोगी तो तुम्हारे हस्बैंड मर जाएंगे और तुम्हें विडोहुड देखना पड़ेगा। रसुंदरी ने इस डर को कैसे बीट किया? उन्होंने अपनी पढ़ाई को रिलीजियस ड्यूटी बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं नॉवल पढ़ने के लिए नहीं सीख रही, मैं फैशन के लिए नहीं सीख रही, मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे चैतन्य भागवत पढ़नी है, मुझे गॉड को समझना है। इस तरह उन्होंने रिलीजन को अपना शील्ड, अपनी ढाल बना लिया। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर मेरे सपनों में गॉड ने मुझे पढ़ते हुए देखा, तो सोसाइटी कौन होती है मुझे रोकने वाली? ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने पेट्रियार्कल रूल्स को ब्रेक किया, लेकिन उसे गॉड की मर्जी कहकर जस्टिफाई भी कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक थी। 19th सेंचुरी बंगाल में एक कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर था, गृह लक्ष्मी का। ये आज भी कई सारे रूरल एरियाज में आपको पॉपुलर कॉन्सेप्ट एज अ मिलेगा। यानी कि वो औरत जो घर की लक्ष्मी है, जो हमेशा हंसती रहती है, थकती नहीं है और सबके लिए सेक्रीफाइस करती है। लेकिन अमर जीवन इस मिथ को तोड़ देता है। रसुंदरी ने अपनी डोमेस्टिक लेबर, घरेलू काम को बहुत ही डिटेल में लिखा है। वो रोमांटिसाइज नहीं करती। वो बताती हैं कि कैसे 25 से 30 लोगों का खाना उनको बनाना पड़ता था दिन में 2 बार। सुबह से रात तक उनका काम करना था। ये कोई पूजा नहीं थी, ये थी हार्ड लेबर। वो जो स्टारवेशन इंसिडेंट था, जहाँ वो 2 दिन तक भूखी रहती हैं क्योंकि वो शर्म से किसी से खाना नहीं माँग सकती। वो प्रूफ है कि आइडियल हाउसवाइफ की इमेज मेंटेन करने के लिए वुमेन को अपनी बेसिक नीड्स को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तनिका सरकार कहती है कि रसुंदरी ने किचन को एक साइट ऑफ स्ट्रगल बना दिया। वहीं उन्होंने काम भी किया, वहीं उन्होंने भूख सही, वहीं उन्होंने छुपकर पढ़ना भी सीखा। फाइनली एक नजर डालते हैं पार्ट 2 के नोज रिंग वाले इंसिडेंट पर। शुरुआत में लगता है कि नोज रिंग सिर्फ एक गहना, एक ज्वेलरी है, लेकिन रसुंदरी के लिए वो उनके सुहाग, उनके स्टेटस का सिंबल था। जब वो खो गई, तो वो डर गई कि लोग क्या कहेंगे। पर लेकिन जब वो रिंग 60 साल बाद मिट्टी में वापस मिली, तो उन्होंने उसे पहना नहीं, उन्होंने उसे अपने गॉड को पहना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी मटेरियल लाइफ, यानी ज्वेलरी और स्टेटस को स्पिरिचुअल लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि गॉड सिर्फ मंदिर में नहीं है, गॉड उनकी रसोई में भी है, उनके तालाब में भी है और उनकी छोटी-छोटी हर एक चीज में भी इन्वॉल्व्ड है। ये इंसिडेंट दिखाता है कि उनका गॉड के साथ रिश्ता कितना ज्यादा पर्सनल और इंटीमेट था। तो दोस्तों, अमर जीवन सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, एक स्ट्रगल की स्टोरी नहीं है। ये एक टेस्टमेंट ऑफ रेजिलियंस है। एक औरत जिसे सोसाइटी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तुम्हारा काम सिर्फ चूल्हा चौका करना है। उसने ना सिर्फ पढ़ना सीखा, बल्कि बंगाल की पहली ऑटोबायोग्राफी लिखकर हिस्ट्री बदल दी। वसुंधरा देवी ने साबित किया कि चाहे पिंजरा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर चाहो तो पंछी उड़ना सीख ही लेता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया होगा और आपके अब कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे इस टेक्स्ट को लेकर। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।